यस। तो बच्चों हेडिंग लेते हैं हम लोग सॉल्वेंट। ठीक है, देखो बच्चों, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर बच्चों हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, ठीक, या फिर हम कोई सी भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें दो तीन बातें तो थोड़ी क्लियर होती हैं कि जब भी हम बच्चों हम लोग मिक्सिंग या सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि एक पार्ट आपका होता है सॉल्यूट, ठीक है, और सेकेंड पार्ट जो आपका होता है उसको अपन बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ा सा मैं रिलेट करता हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान से समझना। यहाँ जो आपका सॉल्यूट मैंने बच्चों डिफाइन किया है ना, इसका मतलब है कि आपके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर, वहां पे कहीं ना कहीं कम होंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना। और सॉल्वेंट का मतलब बच्चों क्या होगा कि जहां पे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये बच्चों क्या हो आपके मैक्सिमम हो, अधिक हो। तो जहां पे नंबर ऑफ मोल्स, जैसे बच्चों एक कंपोनेंट ए है एक कंपोनेंट बी है, हमें नहीं पता कि दोनों में से सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन सा है, तो सिंपल सा है बेटा, उस केस में या तो ए बी के ग्राम दिया जाएंगे, या फिर आपके वॉल्यूम दिया जाएगा, या फिर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाएंगे। उसकी हेल्प से हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं। तो जिसके मोल्स बच्चों ज्यादा हो जाएंगे वही आपका सॉल्वेंट होगा। अब एक बात को ध्यान से समझना कि बच्चों हमें सॉल्वेंट की जरूरत क्यों पड़ती है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये बात समझना बहुत जरूरी है, बिल्कुल ध्यान से देखना। जैसे बच्चों मान के चलो एक बीकर है ये, ठीक है, इस बीकर के अंदर मैंने कोई एक सॉल्यूट डिसॉल्व किया, और उसके साथ बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था आपका सॉल्वेंट, या प्रेजेंट था सॉल्वेंट। अब जिसके बच्चों नंबर ऑफ मोल्स आपके ज्यादा होंगे, मैं नंबर ऑफ मोल्स बार बार बोलूंगा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, तो बेटा वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करेगा। बताओ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से किसके मोल्स ज्यादा हैं, सॉल्वेंट क्या देखें, तो सॉल्वेंट बच्चों क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर सॉल्वेंट डोमिनेट करेगा, बिकॉज उसके आपके मोल्स ज्यादा हैं, तो उसके पार्टिकल्स बच्चों डोमिनेट करेंगे, तो सॉल्वेंट विल डिसाइड कि सॉल्यूट किस तरीके से डिसॉल्व होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कि सॉल्यूट किस तरीके से डिसॉल्व करेगा। जैसे अगर बच्चों मैं यहाँ पे बोलूं कि आपके सामने प्रेजेंट है लाइक का NaCl, इस NaCl के सामने मैंने बेटा सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल यूज किया एज सॉल्वेंट, तो ये Na+Cl- की फेज में बच्चों डिसोशिएट हो जाएगा एक्वस के साथ। और अगर इसी NaCl के सामने सपोज मान के चलो मैंने बच्चों बेंजीन यूज कर दिया C6H6, तो बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर। भाई वाटर मॉलिक्यूल क्या था, पोलर। NaCl ऑल्सो पोलर, तो पोलर के साथ पोलर डिसॉल्व करता है, लाइक डिसॉल्व लाइक की प्रॉपर्टी होल्ड करता है। लेकिन NaCl बच्चों पोलर है, जहाँ पे बेंजीन बच्चों कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो क्या इसमें डिसॉल्व करेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो NaCl की सॉल्युबिलिटी डिसाइड कौन कर रहा है, NaCl सॉल्युबल कहाँ पे हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है, डिसाइड कौन कर रहा है, सॉल्वेंट डिसाइड कर रहा है। बिल्कुल आप मेरी बात को समझ रहे हो? अच्छा, अब इसको ना मैं रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। चलो बच्चों आगे चलते हैं अपन। तो सॉल्वेंट को बच्चों हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, है ना। तो सेम प्रोसेस बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेटा मान के चलो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आया, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आया, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बच्चों उसके पास प्रेजेंट है पोलरिटी, वो पोलर नेचर है ना। जैसे आपका एराइल, जैसे आपका एल्काइल हैलाइड है, जैसे एल्कोहल्स हैं, सब पोलर होते हैं। तो उनके सामने अगर बच्चों मैं मान के चलो यहाँ पे मैं वाटर मॉलिक्यूल यूज करूं, या फिर मान के चलो बेटा मैं यहाँ पे कोई पोलर सॉल्वेंट ही यूज कर दूं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी परफेक्ट होगी। और यही मान लो बेटा इस ऑर्गेनिक पोलर पोलर सॉल्यूट के सामने अगर मैं सपोज यहाँ पे लाइक CCl4 या बच्चों में कुछ डिफरेंट लाइक ईथर वगैरह कुछ ऐसे कंपाउंड डाल दूं जो आपके नॉन पोलर है, अभी सॉल्वेंट में बताऊंगा तो समझ में आएगा पोलर कौन सा नॉन पोलर कौन सा। तो अगर ये यूज कर दूंगा तो बच्चों यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिफाइन ही नहीं होगी, तो रिएक्शन आगे आपकी प्रोसीड ही नहीं होनी होगी, तो कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्टर्स यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया होगा? यस। नेक्स्ट है बच्चों सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को अपन दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट बच्चों कैटेगरी है इसकी पोलर, और सेकंड कैटेगरी है इसकी नॉन पोलर। नॉन पोलर, ठीक है। आज इंडक्टिव स्टार्ट करना है इसलिए इसको पूरा करते हैं। तो पोलर के साथ बच्चों बात करते हैं तो इसकी दो कैटेगरी आ जाएंगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट बच्चों बात करते हैं तो दिस इज प्रोटिक पोलर, या बच्चों इसको बोल देते हैं अपन
पोलर प्रोटिक। प्रोटिक का मतलब बच्चों प्रोटॉन से रिलेटेड है, ठीक है। जो ऐसे कंपाउंड जो H प्लस आयन को होल्ड करते हैं उनको अपन बोलते हैं प्रोटिक पोलर या पोलर प्रोटिक। दोनों ही बातें सही हैं, तो दोनों में से किसी भी तरीके से लिखा हो सकता है। सेकंड बच्चों बात करते हैं तो ए प्रोटिक। ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, या बच्चों लिखा हो सकता है पोलर ए प्रोटिक। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट करूं, बिल्कुल ध्यान से सुनो बच्चों। हमारे सॉल्वेंट दो कैटेगरी के हैं, या तो बच्चों सॉल्वेंट आपका पोलर होगा या फिर सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर होगा। अब पोलर सॉल्वेंट के पीछे बच्चों एक ही कहानी है कि जहां पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, और जहां बच्चों पोलर का मतलब ये है कि जहां पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बच्चों क्या हो, भाई पोलरिटी नहीं है तो आपका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। बिल्कुल। इसको मैंने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में डिस्कस किया है, जो आपको लेक्चर्स मैंने शेयर किए थे, ठीक है। फिर भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अगर बच्चों जहां पे जीरो नहीं होती है तो वो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, पोलर। और जहां पे डाइपोल मोमेंट बच्चों रिजल्टेंट आपका जीरो हो जाए, नेट डाइपोल मोमेंट, तो उस केस में मॉलिक्यूल्स बच्चों कैसे होते हैं, नॉन पोलर। जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, ध्यान से देख लो। जैसे बच्चों मैं सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सी डबल बॉन्डो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। तो बताओ बेटा, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल के साथ बच्चों बात करते हैं डाइपोल नीचे वेक्टर क्वांटिटी, तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ बात करनी पड़ेगी। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेंगे, पाइलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इस कार्बन ऑक्सीजन के साथ तो बेटा इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जिधर आपके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, वेक्टर को अपन उधर से रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब यहां से एक बात को समझो कि बेटा इसका डायरेक्शन क्या होगा। भाई मान लो ये नेगेटिव में है तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव में होगा, अगर ये पॉजिटिव में है तो इसका डायरेक्शन आपका नेगेटिव में होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो, बिकॉज तो बोथ अपोजिट साइड, और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो ये बच्चों करेंगे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो दैट्स व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है जिसमें अपन लोग पोलर एंड नॉन पोलर के ऊपर आज मैं लेक्चर शेयर आपको करूंगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का आप एक बार देखना, बिल्कुल आपको सारे एग्जांपल्स आपको देखने को वहां मिल जाएंगे। अब ध्यान दो इधर। तो बेटा मैंने बोला कि पोलर के अंदर दो केस हैं, एक तो आपका प्रोटिक पोलर और दूसरा आपका ए प्रोटिक पोलर। प्रोटिक का मतलब ऐसा है कि एक ऐसा पोलर पोलर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो बच्चों पोलर होगा लेकिन उसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, जैसे HCl HBr, मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे मॉलिक्यूल जो बच्चों H प्लस आयन को होल्ड करेंगे, पोलरिटी भी होगी और प्रोटॉन भी साथ में देखने को मिलेगा, तो उनको हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक या प्रोटिक पोलर। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास पोलरिटी तो होगी लेकिन H प्लस साइन नहीं होगा, पोलरिटी तो होगी लेकिन H प्लस साइन नहीं दे रहे होंगे, तो उनको बच्चों हम लोग बोलते हैं ए प्रोटिक पोलर। पूरी बात समझ में आ रही है। और नेक्स्ट है बच्चों नॉन पोलर, जिसके पास पोलरिटी ही नहीं होगी, मतलब डाइपोल मोमेंट पहले से ही जीरो है, तो इस टाइप को बेटा हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो सबसे पहले लेते हैं बच्चों हेडिंग, यहाँ पे अपन लोग प्रोटिक पोलर, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। यस, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो नाम से ही बच्चों समझ में आ रहा है ये क्या करेंगे, H प्लस आयन को रिलीज, ऐसे कंपाउंड जो बच्चों H प्लस आयन को रिलीज करते हैं, ठीक है, तो उनको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटिक पोलर या पोलर प्रोटिक, H प्लस आयन को रिलीज करेंगे। सेकेंड बच्चों बात करते हैं, जब आपके प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट के साथ बच्चों सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाएगा तो वहां पे बच्चों ये सेपरेट करते हैं, सेपरेट करते हैं कैटायंस एंड एनाइंस। कैटाइंस और एनाइंस को बच्चों सेपरेट आउट करते हैं। जैसे मान के चलो कोई एक सॉल्वेंट है, जो बच्चों यहाँ पे मान लो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो ए पोलर प्रोटिक। भाई इसके पास पोलरिटी भी है, देखो H प्लस आयन और आपका OH माइनस आयन, जहाँ से H प्लस आयन रिलीज होगा पोलरिटी भी होगी। तो इस सॉल्वेंट के साथ बच्चों मान के चलो मैंने यहाँ पे NaCl को डिसॉल्व किया, तो NaCl बच्चों जैसे यहाँ पे आपका मिक्स होगा, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ाया था सॉल्बिलिटी, ठीक है। तो वहां बच्चों मैंने हाइड्रेशन के बारे में पढ़ाया था, जरा आप याद करो। तो Na प्लस के आसपास बच्चों क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और जो Cl माइनस होगा उसके आसपास भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाएगा, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स वर्क एज ए डाइपोल, जहाँ पे पॉजिटिव पार्ट भी है नेगेटिव पार्ट भी है। डाइपोल का मतलब बच्चों दो पार्ट जो अपोजिट है ना, प्लस और माइनस। तो यहाँ पे आपका माइनस प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कुछ इस तरीके से। तो आपने ध्यान से देखा कि जब मैंने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, अगर वो सॉल्वेंट बच्चों पोलर प्रोटिक था या प्रोटिक पोलर था या पोलर प्रोटिक था, तो उस केस में कैटाइंस और एनाइंस आपके सेपरेट आउट हो गए। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सेकंड स्टेटमेंट,
यस बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट्स में कैटायंस एनायंस दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना ही पड़ेगा सॉल्यूट के। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसके बाद बच्चों एक स्टेटमेंट आता है कि जो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है इसको हम लोग यूज करते हैं SN1 रिएक्शन के अंदर, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको आपको डेप्थ में नहीं समझना है, बस इस स्टेटमेंट को आप ध्यान रखो। मैं जब आपको कैटेगरीज बताऊंगा तब आपको मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। इसको अपन SN1 रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं। SN1 क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप जो बातें हैं उनको ध्यान रखो, SN1 पे जब चलूंगा तो एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा। अब एग्जाम्पल कौन कौन से पोलर प्रोटेक्ट के, जैसे बच्चों वाटर मॉलिक्यूल कॉमन एग्जांपल है। जैसे आपका इथाइल अल्कोहल हो गया, C2H5OH हो गया, है ना, इथाइल अल्कोहल। या फिर आपका एसिटिक एसिड आ जाए, जैसे आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH। मतलब जितने भी अल्कोहल्स हैं, जितने भी आपके एसिड हैं, और बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, H+ आयन को इजीली रिलीज करते हैं। तो डेफिनेटली आपके ये क्या होंगे, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट हो। या बच्चों अमाइंस भी एक किया जाता है जिसको अपन बोल सकते हैं इथाइल अमाइन, लाइक CH2NH2। ध्यान दो, CH2NH2, इसके पास बच्चों नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, उसके पास प्रेजेंट है H+ आयन। वो बच्चों H+ की फेज में यहाँ से रिलीज हो जाएगा और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ से भी आपको मिलेगा H+ आयन। तो पोलरिटी भी है, H+ आयन भी दे रहा है, तो देयरफॉर दीज आर कॉल्ड पोलर प्रोटिक या प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। पूरी बात समझ में आई? बताओ, सारी स्टेटमेंट क्लियर? सेकेंड सेकेंड बच्चों बात करते हैं ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। आप अगर एग्जाम्पल भी ध्यान रखो तो भी ठीक है, ठीक है। बाकी मैं आपको जब रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह बताऊंगा तो तब भी ये चीजें रिपीट होंगी, ठीक है। ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो नाम से बच्चों समझ में आ रहा है कि भाई ऐसे सॉल्वेंट, ऐसे मॉलिक्यूल जो बच्चों ए प्रोटिक हो। ए प्रोटिक का मतलब ये है कि जो H+ आयन को रिलीज नहीं करते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो H+ आयन को रिलीज नहीं करते हो, लेकिन उनके पास बच्चों पोलरिटी तो होगी, उनके पास पोलरिटी होगी लेकिन H+ आयन को रिलीज नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट बच्चों, एक पॉइंट ये भी आता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू पे भी क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। उसको भी मैं रिलीज कर ले आपको रिलेट कर देता हूँ कि जो पोलर सॉल्वेंट थे ना, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, उनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू काफी हाई होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बेटा क्या होती है, मीडियम को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बेसिक मतलब मैं आपको बताता हूँ कि भाई सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना टाइम सामने वाले सॉल्यूट को डिसोशिएट करेगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 81 के अराउंड होती है, 82 होती है। तो इसका मतलब 1/81 टाइम्स वो क्या करता है, वो जो सामने का सॉल्यूट आएगा उसके बॉन्ड को डिसोशिएट करेगा। ये सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है। जैसे मेरी पावर इतनी ज्यादा है, तो सामने से कोई आएगा तो उसको उतने टाइम्स में क्या करूंगा, उसको मैं फिनिश करूंगा। उसका बेसिक मतलब यही है कि सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसको आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, पढ़ा होगा आपने कैपेसिटेंस के अंदर, ठीक है। यस, एयर वगैरह एग्जांपल आपने देखे होंगे। तो जब बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जितनी ज्यादा सॉल्वेंट की होगी, उतना ही वो सॉल्वेंट कैसा होता है बेटा, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होता है, ठीक है। यस, नेक्स्ट बात करते हैं। लेकिन जो पोलर एयर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, एयर प्रोटेक्ट पोलर सॉल्वेंट है, इनकी जो आपकी डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये बच्चों काफी कम होती है। किसके कंपैरिजन में, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो क्वेश्चन बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी आ चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर, कि आपको 4 सॉल्वेंट दे रखे थे, सबकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी थी, आपको अरेंज करना था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ उनकी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट के ऊपर, या फिर ए प्रोटेक्ट पोलर सॉल्वेंट के ऊपर। अगर प्रोटेक्ट पोलर सॉल्वेंट की बात करी जाएगी तो जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा थी सॉल्वेंट की, वो सबसे स्ट्रांग होगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी ए प्रोटेक्ट पोलर सॉल्वेंट की आपकी डायरेक्टर कांस्टेंट वैल्यू बच्चों कैसी होती है, काफी कम होती है, काफी लेस होती है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि अगर पोलर प्रोटेक्ट की बात कर रहे थे तो वहां पे क्या था, वहां पे आपका जो कैटाइंस और एनाइंस था सॉल्यूट का, दोनों ही डिसॉल्व हो रहा था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि यहाँ पे आपका अगर कैटाइंस एनाइंस आएगा, क्या दोनों डिसॉल्व करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे बच्चों डिसॉल्व करता है सिंपल कैटायन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका कैटाइन ही डिसॉल्व करेगा, एनाइन डिसॉल्व नहीं करता है। कैसे, ध्यान से देखना, मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको समझ में आए। बिल्कुल। नेक्स्ट, मैं इस एग्जांपल वगैरह लेता हूँ, सपोज एसीटोन। बहुत अच्छा एग्जांपल है एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। इसके पास पोलरिटी बहुत H+ आयन नहीं है। क्यों? H+ आयन का मतलब वो है
कि भाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, तो उसके पास वो हाइड्रोजन है नहीं, तो बिल्कुल भी बेटा ये क्या होगा, आपका प्रोटेक्ट सॉल्वेंट नहीं होगा। ठीक है, ये प्रोटेक्ट होगा, बट पोलैरिटी कैसी होगी कि डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन, इस पे नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, पाई ऊपर जाएगा ना, भाई ऑक्सीजन के अट्रैक्शन पावर ज्यादा है तो पाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो वहां पे माइनस, नीचे पॉजिटिव। तो पोलैरिटी तो मिल रही है, पोलैरिटी तो मिल रही है, बट बेटा यहाँ पे क्या है, H प्लस साइन रिलीज नहीं हो रहा है, तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब चलो डिजोल्व करके देखते हैं। जैसे बच्चों मान के चलो एक बीकर लिया अपन ने, उस बीकर के अंदर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बेटा यहाँ पे रखा एसीटोन, एसीटोन यहाँ पे आपका सॉल्वेंट है, और ऊपर से बच्चों डिजोल्व किया मैंने यहाँ पे NaCl। देखते हैं तो Na प्लस Cl माइनस बच्चों डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ Na प्लस जो है उसके आसपास जो एसीटोन का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस एसीटोन की जो बेटा ऑक्सीजन तो ऊपर की तरफ है, अब अपन इसको ऐसे भी बनाते हैं इस तरीके से, डबल बॉन्ड हो CH3 NCH3, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ तो बच्चों क्या होगा माइनस, और यहाँ पे होगा पॉजिटिव। सोडियम बच्चों ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसके आसपास जो आपका एसीटोन वाला सेक्शन होगा, एसीटोन का जो ऑक्सीजन होगा, इसको अपना थोड़ा इस तरीके से भी समझ लो कि सोडियम प्लस को अगर डिसॉल्व करेगा तो बच्चों ऑक्सीजन करेगा, तो ऑक्सीजन तो बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे ये नीचे बिगर पार्ट है, तो बल्कीनेस नीचे है, बिगर पार्ट नीचे है, तो वो तो बच्चों रिपल्सन क्रिएट करेगा नहीं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी बिल्कुल आराम से और इजीली हो जाएगी। कैसे, ऑक्सीजन यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे कार्बन CH3 CH3, ठीक है, इस पे माइनस होगा, इस पे प्लस होगा, फिर से बच्चों यहीं पे आएगा ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन यहाँ पे मिथाइल, देन इधर भी मिथाइल, इसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे अगर देखोगे तो इधर एक मिथाइल यहाँ पे और एक मिथाइल यहाँ पे, तो सोडियम प्लस के आसपास आपने देखा कि बेटा ये जो एसीटोन है वो आराम से कंबाइन हो रहे हैं, तो सोडियम प्लस को डिसॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तभी तो मैं बोल रहा था कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर जो कैटाइंस होते हैं वो आसानी से डिसॉल्व होते हैं, बट एनाइन डिसॉल्व नहीं होते हैं। क्यों, वो भी समझो। जैसे बच्चों Cl माइनस बचा था, तो Cl माइनस के आसपास आपका जो एसीटोन है वो कुछ ऐसा है, C डबल बॉन्ड हो CH3 NCH3, यहाँ पे क्या था माइनस, यहाँ पे क्या था आपका प्लस था, तो बेटा ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, ये पॉजिटिव पार्ट, ये आपका अटैच होना चाहिए किसके साथ, Cl माइनस के साथ। तो क्या अटैच हो सकता है भाई, अगर आप इस कार्बन को अटैच कराना चाहो तो ये कार्बन बच्चों क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करना चाहेगा ना, तो ये मॉलिक्यूल्स पूरा एक साथ आएगा, ये तो सॉल्वेंट है ना, पूरा एक साथ आएगा। जब पूरा एक साथ आएगा तो मुझे बताओ इसका तो स्ट्रक्चर तो बच्चों यही रहेगा ना। आप ध्यान दो, तो इस कार्बन के अराउंड क्या है, बल्कीनेस है, हिंड्रेंस है। इस कार्बन जो कार्बन सेंटर पे आपको दिख रहा है, इसके आसपास हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। जब हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो इस माइनस और प्लस में कभी यहाँ पे अट्रैक्शन हो सकता है, कोई सॉल्बिलिटी डिफाइन हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसकी वजह से आपका क्या होते हैं कि जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उनके साथ आपका कभी भी जो हैलाइड आयन होता है या जो नेगेटिव चार्ज पार्ट होता है या जो एनाइंस होते हैं वो बच्चों डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, बिकॉज ऑफ रीजन बच्चों क्या है, बल्कीनेस और हिंड्रेंस, जिसकी वजह से वहां पे वो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं करते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। कुछ इसके अच्छे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स की तरफ हम लोग बात करते हैं। जैसे बच्चों DMF, सेकेंड बात करते हैं DMSO, ठीक है, डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड, DMF का बेटा डाई मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। नेक्स्ट बात करते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। थर्ड बात करते हैं तो डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। ये कुछ कॉमन इनके नाम है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड है। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, सल्फर डबल बॉन्ड हो, देन मिथाइल, देन यहाँ पे मिथाइल, ठीक है। ये DMF और डाइमिथाइल आपका फॉर्माइड, ये कुछ बेटा बेसिक बेसिक। हाँ, THF का कैसा होता है स्ट्रक्चर, इस तरीके से, ये फाइव एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है, ये आपका होता है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। बिल्कुल यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर। और भी इसमें होते हैं, एक होता है HMPTA, बहुत ही पॉपुलर है, जिसको बोलते हैं HMPTA। ये भी आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के नाम भी बहुत बार आते हैं, ये आपका है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरस, देन आपका यहाँ पे आएगा ट्राई अमाइन। किस तरीके से बनता है वो देख लो, फॉस्फोरस डबल बॉन्डो नाइट्रोजन, 5 वैलेंसी होती है फॉस्फोरस की भी, बाकी हर एक नाइट्रोजन के पास दो दो मिथाइल होंगे, एक यहाँ पे लोन पेयर CH3 लोन पेयर, यहाँ पे CH3 एंड दिस इज लोन पेयर। ये बच्चों होता है हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरस, और बाकी आपका यहाँ पे क्या है
जो अमाइंस है वो 3 है, 1 2 3। क्या हेक्सामेथाइल है? बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6। बीच में फास्फोरस है, बाकी आपके ट्राई अमाइंस हैं, 3 नाइट्रोजन दिख रहे हैं। तो ये बच्चों होता है इसका स्ट्रक्चर, और ये भी मॉलिक्यूल्स बच्चों वही है, कैसा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसके पास प्रोटॉन तो निकलेगा नहीं, बट पोलैरिटी आएगी कैसे? कि पाई ऊपर जाएगा तो डेल माइनस एंड डेल पॉजिटिव। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? यस, यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई सॉल्वेंट्स को लेके? अब बच्चों चलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट। तो बच्चों हेडिंग लेते हैं अपन लोग, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, पहले ये होते क्या, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे बच्चों हम लोगों ने कार्बोकैटायंस बनाया था क्लीवेज करने के बाद, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करने के बाद कार्बन आयंस बनाया था। हम लोगों ने कार्बन फ्री रेडिकल्स बच्चों बनाए थे। तो जो कार्बन फ्री रेडिकल्स थे, है ना, और उसके बाद आपके कार्बोकैटायंस थे, कार्बन आयंस थे, वो सारे के सारे बच्चों क्या थे? वो एक तरीके से मैं बोलूं तो वो आप जो इंटरमीडिएट थे उनका फॉर्मेशन था। जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी तो बच्चों यहाँ पे रिएक्टेंट थे, और रिएक्टेंट के बाद यहाँ पे एरो पे दे रखा था अटैकिंग रिएजेंट, जो हम लोग पढ़ चुके इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, एक बेसिक आइडिया ले लिया हम लोगों ने। ठीक है। दूसरा बच्चों, एरो पे नीचे आपको सॉल्वेंट मिलेंगे, वो भी मैंने आपको बेसिक पार्ट बता दिया। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट। लेकिन जब रिएक्टेंट के साथ बच्चों, जब मेन रिएक्टेंट जो सबस्ट्रेट है, मेन सबस्ट्रेट के साथ जब आपका अटैकिंग रिएजेंट वर्क करेगा, सॉल्वेंट बच्चों वर्क करेगा, तो यहाँ पे बच्चों जनरेट होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो बच्चों कौन कौन से पार्ट थे? कार्बोकैटायन से, कार्बोनाइन से, कार्बन फ्री रेडिकल से। तो जो आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट बन चुके हैं, अब रिएक्शन इंटरमीडिएट के ही बच्चों जो स्टेबिलिटी है, रिएक्शन इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी होगी, अगर एक से अधिक अगर बच्चों रिएक्शन इंटरमीडिएट बन जाते हैं, रिएक्शन प्रोसीड करने के साथ एक से अधिक अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट बन जाएंगे, तो उनमें से जिसकी किस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो वो स्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो बच्चों हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इफेक्ट, और वो बच्चों इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की जाए। तो इसको बेसिक में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स within the same molecule, within the same molecule is known as electronic effect, is known as electronic effect, या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। these effects affect the stability of a species or compound and it also affect the acidic strength and basic strength of molecules। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, is known as electronic displacement effect. These effect affect the stability of species or compound and it also affect the acidic strength or basic strength of molecules। तो जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, जहां पे आपके दो टाइप कैटेगरी आएंगी बच्चों, परमानेंट इफेक्ट और आपका टेम्पररी इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब है क्या? इलेक्ट्रॉन्स का चलना फिरना उसी मॉलिक्यूल्स के अंदर, उस मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनके आसपास ही मूवमेंट करना, उसको बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बच्चों करता क्या है? जो इंटरमीडिएट बने थे हमारे कार्बोकैटाइंस, कार्बोनाइंस, कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करने वाला है। कौन अधिक स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, उसको हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और उसी के हेल्प से बच्चों हम ये भी बताएंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका मोर स्टेबल है, कौन सा मॉलिक्यूल लेस स्टेबल है, कौन सी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है,
किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये सारी बातें हम लोग वहां पे करने वाले हैं। तो अब ये आपके जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है बच्चों, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है परमानेंट, परमानेंट इफेक्ट, फर्स्ट इज परमानेंट, और सेकेंड आपका जो इफेक्ट होता है दिस इज कॉल्ड टेम्पररी इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बच्चों दो कैटेगरी के हैं, परमानेंट है और आपका टेम्पररी है। अब परमानेंट इफेक्ट बच्चों कौन कौन से हमारे, इस पे भी बिल्कुल क्वेश्चंस बच्चों बने हैं और आए भी हैं कि पहचानो चारों में से कौन से परमानेंट इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों परमानेंट जो आपका है वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड बच्चों आता है मीजोमरिक, मीजोमेरिक को बच्चों मीजोमेरिक इफेक्ट है रेजोनेंस इज ए प्रोसेस, ठीक है। मीजोमेरिक को हम लोग रेजोनेंस भी बोलते हैं, लेकिन रेजोनेंस बच्चों प्रोसेस है और मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। तो थर्ड हम लोग बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो तीन इफेक्ट आपके परमानेंट हैं, कौन कौन से, इंडक्टिव, मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन। लेकिन बच्चों जो आपके टेम्पररी इफेक्ट है, पहला उसमें आता है आपका इंडक्टोमेट्रिक, इंडक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट, ये सिलेबस में नहीं है हमारे। सेकंड बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये हमारे सिलेबस में है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। मैं रिपीट करूं, आप प्लीज ध्यान से सुनो। परमानेंट इफेक्ट कौन सा है बेटा, इंडक्टिव, मीजोमेरिक, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और इन्हीं इफेक्ट से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी सब कुछ इसी डिसाइड होगी। और इंडक्टिव मैट्रिक बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आएगा भी है तो आप टिक कर सकते हो, इट इज टेम्पररी इफेक्ट। बाकी आपका जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये भी आपका टेम्पररी इफेक्ट है, बट ये हमारे सिलेबस के अंदर है। पूरी बात यहां तक समझ में आ गई, बताओ सभी लोग। तो अब बच्चों अपन हेडिंग डालते हैं कि यहाँ पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। चलो स्टार्ट करें बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट ध्यान दो, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए बेटा हम बोलेंगे इट इज एन इफेक्ट, it is an effect in which permanent polarization arises due to partial displacement of sigma electrons, partial displacement of sigma electrons along the carbon chain, along the carbon chain, ठीक है। क्या बच्चों बोल सकते हैं कि आपके सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, इन दी कार्बन चेन। उसका मतलब भी आपका इंडक्टिव इफेक्ट ही होता है। मैं इसको ध्यान से आपको बताता हूं। देखो इंडक्टिव का मतलब क्या है, इंडक्टिव का बेसिक मतलब ये है कि किसी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड के रिस्पेक्ट में दूसरे के पास चार्ज किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। आप मेरी बात समझ में आ रही है। मैं आपको एग्जांपल भी दिया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि सामने कैटना कैप आ गई है तो आपके साथ कैसा इफेक्ट होगा, बताओ बेटा। आपके सामने देसाई सर आ गए तो कैसा इफेक्ट होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। बिल्कुल वही चीज बच्चों यहाँ पे भी है। भाई अगर आपके सामने यहाँ पे एक क्लोरीन एटम आ गया है किसके, कार्बन के सामने, लेकिन सारे के सारे एटम सिग्मा बॉन्ड से अटैच होने चाहिए बेटा, किसे, सिग्मा बॉन्ड से अटैच होने चाहिए, ठीक है। सिग्मा, यहाँ पे पाई बॉन्ड के बारे में कोई बात नहीं होगी, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से अटैच होने चाहिए। तो अब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा बेटा होगी, क्लोरीन की। तो क्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस केस में बेटा क्लोरीन क्या करेगा, ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है इनको खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल सही। इस पे चार्ज बच्चों कैसा आएगा, माइनस, इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों हमेशा कहां से क्रिएट होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्रिएट होगा। पाई के साथ कभी नहीं बेटा देखना है इंडक्टिव इफेक्ट, कहां पे, सिर्फ सिग्मा के साथ आपको देखना है, जहां पे आपकी क्या होगी बच्चों, पार्शियल पोलराइजेशन क्रिएट होगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पर इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों प्रॉपर्ली वर्क करती है। डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आपका जो एक एटम इलेक्ट्रॉन जो खींच रहा होगा, दूसरा जो दे रहा होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज, जो ले रहा होगा उसके पास नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन बच्चों सिग्मा आपके सिंगल बॉन्ड से ही आपको देखने को मिलेंगे, डबल बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर डबल बॉन्ड आ गया तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, फिर वो कोई और इफेक्ट हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर। अच्छा अब इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ध्यान दें।
जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 एंड क्लोरीन, ठीक है। देखो भाई क्लोरीन के पास चार्ज कैसा आएगा, माइनस चार्ज होगा। इस देखो ये बच्चों फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर है, सारे सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है। इसके पास चार्ज क्या आएगा, डेल प्लस। इसके पास भी क्या आएगा, डेल प्लस। इसके पास भी डेल प्लस, इसके पास भी डेल प्लस। क्यों, क्योंकि ये कार्बन जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों सभी कार्बन से आपकी अधिक है, तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा वो बच्चों टुवार्ड्स क्लोरीन ही होगा। तो इसका मतलब एक बात ये समझ में यहाँ पे आपको रखनी पड़ेगी कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर जो इंडक्टिव इफेक्ट की बच्चों जो पावर है वो मैक्सिमम अप टू 4 कार्बन, मैक्सिमम अप टू 4 कार्बन तक ही बच्चों वर्क करती है। 4 कार्बन के बाद अगर मैं पांचवा कार्बन लगा भी देता हूं तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू बच्चों जीरो होगी। बिल्कुल बात समझ में आई है। तो अप टू 4 कार्बन एटम तक जो आपका पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट होगा उसकी वैल्यू बच्चों आपकी डिफाइन होती है। मतलब मैं पूछूं आपसे, तो फर्स्ट कार्बन पे जो आपका डेल पॉजिटिव चार्ज है उसके पास पॉजिटिव डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके पास बच्चों पे सेकेंड कार्बन की बात करी जाए उस पर उससे कम होगी, फिर तीसरे कार्बन की बात करी जाए उस पर उससे कम होगी, फोर्थ कार्बन की बात करें तो डेल पॉजिटिव उससे उससे सबसे कम होगा। तो इसका मतलब आप ये बात समझो कि जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बच्चों क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ क्लोरीन, बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ मिलेगी, फर्स्ट कार्बन के पास। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट अटैच है क्लोरीन के साथ। इस तरीके से जैसे बच्चों डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट आपका कम होता जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी डिक्रीज होती जाएगी। और चौथे कारण के बाद पांचवें कारण पे आप जैसे जाओगे तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किस कार्बन के पास बच्चों देखा, पहली कार्बन के पास, बिकॉज उसकी डिस्टेंस सबसे क्लोज थी। तो इसलिए बच्चों बोलते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है वो आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे बच्चों डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी बच्चे को, बताओ भाई। यहां तक बात सभी को समझ में आई। चलो अब इसके की पॉइंट हम लोग एक बार लिखते हैं, ध्यान देना। किसी को बच्चों कुछ की पॉइंट है, ध्यान दो। पहला की पॉइंट क्या है कि इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। सेकंड बच्चों की पॉइंट क्या होगा, इट इज कॉज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, अगर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा सेगमेंट इलेक्ट्रॉन्स का, तो डिफरेंस होना बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। नेक्स्ट बच्चों क्या है, इट ऑपरेट्स, इट ऑपरेट्स बाया सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। जैसे जैसे बच्चों डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू बच्चों क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या आपको मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल। और चौथे कारण के बाद बच्चों नेगेटिव इफेक्ट जीरो हो जाता है, और तीसरे कारण के बाद आप नेगेटिव इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और फोर्थ कारण के बाद आपका नेगेटिव इफेक्ट बिल्कुल जीरो हो जाता है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी बच्चों को। चलो बच्चों ध्यान देते हैं अपन। देखो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर जो की पॉइंट अपन ने डिस्कस किए उसी को पहले एक्सप्लेन करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे देखेंगे बेटा कि इंडक्टिव इफेक्ट इज बेसिकली परमानेंट displacement of sigma electrons along the carbon chain when an atom or group of atom having different electronegativity, ठीक है, then the carbon atom is attached with the chain is called inductive effect। ठीक है, बिल्कुल। तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको ये बात। इंडक्टिव इफेक्ट इज अराइजेस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तभी बच्चों आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, क्रिएट होगा। नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ठीक है, दैट मींस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज इंक्रीजेस इंटेंसिटी ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो जो कार्बन सबसे क्लोज अटैच होगा उसके पास बच्चों उतना ही ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब इसको मैं थोड़ा अलग ढंग से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज ध्यान देना। जैसे बच्चों मान के चलो कि ये जो आपका जेड था, इस जेड ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया,
तो एक्सेप्ट करने के बाद बच्चों इस पे माइनस चार्ज आया, इसके पास आपका पॉजिटिव चार्ज आया। तो जिस हाइड्रो एटम ने कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, तो एक्सेप्ट किया है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो आपका हाइड्रो एटम है दैट विल डिफाइन कि इफेक्ट कौन सा होने वाला है। आप मेरी बात को समझो, कार्बन की एक लंबी चेन है, उस चेन के सामने कोई हाइड्रो एटम लगाया गया है, डिफरेंट एटम। अगर वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है उस पूरी चेन से, तो वो एटम डिसाइड कर रहा है ना कि उस चेन के साथ क्या हो रहा है। तो वो चेन से अगर इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज आने का मतलब कि यहाँ पे बच्चों जो इफेक्ट आपका दिखाई देगा वो कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। इंडक्टिव इफेक्ट के बच्चों बेसिकली दो टाइप होते हैं। पहला आपका होता है प्लस आई टाइप और सेकंड होता है माइनस आई। तो माइनस आई को मैं पहले बता रहा हूँ, बिल्कुल समझो, ध्यान से समझ में आ जाएगा कि भाई कार्बन की लॉन्ग चेन है, उसके सामने जो एटम लगा है, अगर उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रो एटम्स की, तो इलेक्ट्रॉन से वो विड्रॉ करेगा, तो उस पर चार्ज कैसा आएगा, हाइड्रो एटम पे जैसा चार्ज आएगा वैसा ही इफेक्ट होगा। तो हाइड्रो एटम पे के पास नेगेटिव चार्ज आया, तो होल इफेक्ट बच्चों कैसा हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। अब यहाँ से हाइड्रो एटम्स ने बेटा क्या किया है कि इन कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, तो इसके पास चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। देख कार्बन बच्चों चैन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रो एटम कैसे वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है ना, तो देने के साथ बच्चों उसके पास पॉजिटिव चार्ज आया, तो होल इफेक्ट कैसा होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। क्या बताओ, बात समझ में आई, मतलब बच्चों जल्दी से। प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट कैसे डिसाइड करेंगे, हाइड्रो एटम्स के बेस पे। अगर हाइड्रो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो बच्चों वहां पे पूरा इफेक्ट कैसा होगा, माइनस आई इफेक्ट। अगर हाइड्रो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स को देगा वो कार्बन की तरफ, तो उस पर आपका जो टोटल इफेक्ट होगा वो प्लस आई इफेक्ट बोला जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई। यस। नेक्स्ट, देयर इज नो इंडक्टिव इफेक्ट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये की पॉइंट है। कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू कितनी मानी जाती है, एज्यूम टू बी जीरो। क्या होती है बच्चों, जीरो। लेकिन किसी भी इंडक्टिव इफेक्ट को बच्चों हम डिसाइड करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन ही डिसाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की बच्चों जीरो होती है, तो बाकी इफेक्ट बाकी किसी एटम्स की बच्चों ज्यादा हो सकती है, ग्रुप की पॉजिटिव में हो सकती है, किसी की निगेटिव में हो सकती है। तो हमेशा हम उस जीरो को पकड़ते हैं, जीरो से हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, जीरो से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तब बच्चों बताते हैं कि किसी भी ग्रुप की आपकी जो इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू प्लस आई माइनस आई पावर ज्यादा है कि कम है, तो हम हमेशा रिलेट करते हैं किसी कंपेरिजन में हाइड्रोजन की कंपेरिजन, बिकॉज हाइड्रोजन कितनी होती है, जीरो होती है। आगे बात करते हैं, ध्यान दो। नेक्स्ट, इन इंडक्टिव इफेक्ट में यहाँ बच्चों डिफाइन किया गया है कि पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। ये तो मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे आपका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उनका ही मूवमेंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ बच्चों कोई भी लेना देना नहीं होगा, सिर्फ सिग्मा का ही मूवमेंट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज माइनस आई इफेक्ट, नेक्स्ट इज प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि बेटा हाइड्रो एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करी गई है। तो हाइड्रो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस आई इफेक्ट, बाकी यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस आई इफेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों कार्बन की अधिक है एज कम्पेयर टू हाइड्रो एटम, तो जिसकी वजह से हाइड्रो एटम इलेक्ट्रॉन्स को दिया है तो इसके पास चार्ज बच्चों आया पॉजिटिव चार्ज, तो होल इफेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो हाइड्रो एटम ही डिसाइड करेगा कि इफेक्ट किस तरीके से होने वाला है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को नहीं। चलो अब देखें बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, डेल्टा ई एन पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही। अब डेल्टा ई एन, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज है वो मैं आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आपको नहीं भी पता है तो भी थोड़ा बहुत आप ध्यान रखना कि यहाँ पे बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, तो हम एस परसेंटेज से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। तो एस करेक्टर बच्चों जहां पे ज्यादा होगा, एस करेक्टर जहां पे ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होती है, कार्बन एटम्स की अधिक होती है। तो आप एस परसेंटेज से भी निकाल सकते हो। अगर कोई हाइड्रो एटम हेलोजन फैमिली वगैरह का है तो डायरेक्ट दिखती है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या सभी को बात समझ में आ रही है यहाँ तक, क्लियर? यस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या है, बेसिकली नेचर ऑफ एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कर रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2.1 है, लिथियम का बच्चों सबसे पहला मेटल है तो उसका 1 होता है, फिर उसके बाद आपका 0.5 बढ़ेगा, फिर 0.5 एडिशन आपको याद होगा, 0.5 फिर 0.5 कंटिन्यूसली बेटा 0.5 बढ़ा देना, फिर उसके बाद आपको ना 0.5 को इंक्रीज करना है, फिर नीचे आना है तो आपका एक कम कर देना है, क्लोरीन की आपकी 3 होती है तो एक कम कर देना है, ठीक है। अच्छा अब इधर क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं बेटा तो इसकी 2.4 होती है,
उसके बाद फॉस्फोरस की वजह ध्यान रखो, इसकी 2.1 होती है, यहाँ से स्टार्ट होगा, 0.3 आपकी इधर बढ़ती जाएगी, तो फिर 0.3 आप लगातार यहाँ पे कम करते जाओ, और कम करते जाओगे तो बच्चों लगातार जो वैल्यू होगी वो आपकी डिक्रीज करेगी। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पैटर्न, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन की और बच्चों यहाँ पे आपका जो फॉस्फोरस है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बराबर, ठीक है। बाकी नाइट्रोजन की, क्लोरीन की भी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान दो, ठीक है। यस, अब ध्यान दो बेटा, इधर आते हैं। तो परसेंटेज एस करेक्टर बच्चों की कौन कौन सी बात को एक्सप्लेन करता है। तो पहली बात बच्चों देखो, आते हैं हाइड्रेशन की तरफ। तो जिस तरीके से बच्चों आपका हाइड्रेशन में एस करेक्टर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो वहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा। तो sp sp2 sp3, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेटा वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, बिकॉज सबसे ज्यादा एस परसेंटेज कहाँ पे मिलता है, sp के साथ। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो ये बेसिक से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपका सीक्वेंस है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। यस, दूसरा बच्चों में रिलेट कर सकता हूँ बॉन्ड एंगल को भी। तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। जहां पे बच्चों परसेंटेज एस करेक्टर की वैल्यू ज्यादा होती है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपका ये वर्क करेगा ये कॉन्सेप्ट। जहां पे आपका बॉन्ड एंगल बच्चों ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो वहां पे परसेंटेज एस करेक्टर भी ज्यादा होगा। या फिर जिस कंपाउंड के पास परसेंटेज एस करेक्टर की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, वहां पे बच्चों बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे बच्चों देखो, ध्यान दो यहाँ पे, ये एसपी के अंदर बेटा बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। भाई इसके पास तो एस परसेंटेज 50% है। अच्छा, sp2 के पास आओगे तो यहाँ पे आपका परसेंटेज ऐसे कितना होता है, 33.3%। इसकी वैल्यू कितनी बॉन्ड एंगल की, 120 डिग्री। तो धीरे धीरे एस परसेंटेज कम होता जा रहा है, तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी कम होती जाती है। तो आप ऐसे उसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि किसी भी गिवन कंपाउंड में बॉन्ड एंगल कहाँ पे जाता है, कहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होगा, तो प्लीज बच्चों आप एस परसेंटेज के बेस पे निकाल सकते हो। तो जहाँ पे एस करेक्टर की वैल्यू आपकी ज्यादा हो जाएगी, वहां पे बेटा डेफिनेटली बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बिल्कुल आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर। बताओ बेटा। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल सही है। यस, यस। अब रिंग साइज को थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है, साइज को लेके भी। तो रिंग साइज की अगर बात करते हैं, तो बेटा सबसे पहला जो रिंग है वो कितने कार्बन से बनता है, बताओ भाई, 3 कार्बन एटम से, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ बेटा जो कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन क्या होगा, sp3 होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री, 2 आपका मिनट होना चाहिए ना। आप मुझे बताओ ध्यान से, sp3 का बॉन्ड एंगल बच्चों आइडियल केस में यही होना चाहिए ना। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अच्छा, लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग होती है ना, जो कार्बन एटम्स हैं उसको देखो यहाँ पे ये बना है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के अंदर हो क्या रहा है कि ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, कार्बन के जो पी ऑर्बिटल्स हैं, वो बच्चों कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, जहां पे इनकी जो एनर्जी है वो बढ़ रही है। भाई जो ओवरलैपिंग वो इफेक्टिव नहीं हो रही है। यहाँ पे इनकी जो ओवरलैपिंग हो रही है बच्चों, वो कैसी होती है, ओब्लिक ओवरलैपिंग हो रही है। तो मतलब यहाँ पे काफी आपकी एक तरीके से बोले तो आपकी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग वो परफेक्ट ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिल रही है, ये बात यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो जब परफेक्ट ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलती है, तो इस केस में बच्चों आपके जब ये आपके बॉन्ड, ये जो आपके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ से बच्चों में देखने को मिलेगा बनाना बॉन्ड। आपको जो दिख रहा है ना, तो 3 आपको यहाँ पे इस तरीके से बनाना बॉन्ड देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल आपका था 109 डिग्री, उससे कंपेरिजन में यहाँ पे बच्चों बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। ध्यान दो, तो यहाँ पे जो थीटा यहाँ पे ये डिसाइड किया गया है, थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी, 109 डिग्री से कहीं ना कहीं बच्चों कम हो जाएगी। और कम होगी तो ये कितनी कम होगी वो भी हम बात करते हैं बेटा, कि आपका जो जो आपका ये जो आपका साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पे जो थीटा आता है वो कितना डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है, हम पढ़ते हैं ना 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू बच्चों डिग्रीज क्यों करी, डिग्रीज इसलिए करी बिकॉज यहाँ पे आपके जो पी ऑर्बिटल्स, जो आपके यहाँ पे कार्बन के जो पी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हुई है। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग ना होने के चक्कर में की बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। बिल्कुल भाई, sp3 है तो बॉन्ड एंगल ये होना चाहिए था, लेकिन बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर गया है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो देखो, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंटेज। तो थीटा की वैल्यू बच्चों कम होगी तो एस परसेंटेज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपकी एस परसेंटेज की वैल्यू sp3 वाले केस में ना रह के, उससे आपकी कहीं ना कहीं एस परसेंटेज की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। और ये जो sp3 है ना, ये sp3 sp4 या sp5 में डिफाइन होने लगता है, बट ये हाइड्रेशन बच्चों पॉसिबल नहीं होते, ये इसमें कन्वर्ट होने लगता है, लेकिन ये आपके जो हाइड्रेशन होते हैं वो डिफाइन नहीं होते हैं।
ये भी थोड़ा सा एक केस है। बस आप सिंपल इसको ऐसे ध्यान रखो कि आपके साइक्लोप्रोपेन के अंदर जो कार्बन का आपका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था वो 109 डिग्री होना चाहिए था, उतना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती है, जिसकी वजह से बेटा बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज। क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस सेक्टर बेटा क्या कर जाता है, डिक्रीज, तो थीटा भी करेगा आपका डिक्रीज। बेसिक सा पॉइंट आपका ये है, बाकी और कुछ आपको ऐसे ध्यान नहीं रखना है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं किसी बच्चे को? यस। तो यहाँ पे देखो आप 60 डिग्री मिलेगा, यहाँ पे आपको 90 डिग्री मिलता है, और बड़े बड़े तो 108 डिग्री मिलेगा। तो धीरे धीरे बॉन्ड एंगल की वैल्यू आपकी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक सा पॉइंट है, आप इसको अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो। बाकी मैं आपको इसको कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स के अंदर और आपको मैक्सिमम में बताऊंगा। चलो, आप इसको एक तरीके से ऐसे भी याद रखो, मैं थोड़ा सा आपको और यहाँ पे एंड कर देता हूँ कि अगर बच्चों कहीं भी हाइड्रोजाइजेशन sp2 से अगर sp3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो इस केस में परसेंटेज एस फैक्टर डिक्रीज करेगा, और परसेंटेज एस फैक्टर डिक्रीज करेगा तो थीटा की वैल्यू भी डिक्रीज करती है। ठीक है, ये आपका सी एच बॉन्ड को लेके है। कार्बन कार्बन बॉन्ड को लेके क्या है कि यहाँ पे आपका जो sp4 वाला जो कार्बन वो sp3 में डिफाइन करेगा, और आपका रिजल्टेंट यहाँ पे sp3 मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो परसेंटेज एस फैक्टर भी आपका इंक्रीज करेगा। तो आप सिंपल से क्या याद रखो, वो आपको जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, कि बच्चों परसेंटेज एस फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो जो थीटा होगा वो भी क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। अब इसको ऐसे भी रिलेट कर लो कि अगर कोई भी कार्बन sp2 से sp3 में जा रहा है तो आपका परसेंटेज एक्स फैक्टर कहीं ना कहीं आपका डिक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है, इसके अलावा और ज्यादा नहीं। अब जो प्लस आई, जो बच्चों प्लस आई ग्रुप है, जो प्लस आई इफेक्ट है, उनका सीक्वेंस क्या है, उनकी सीरीज क्या है। ठीक है, तो प्लस आई की सीरीज के बच्चों बात करी जाए तो सबसे पहले बच्चों आता है CH2 माइनस, फिर आता है NH माइनस, फिर आता है O माइनस। तो CH माइनस, NH माइनस, O माइनस, ये क्या बच्चों डिफाइन कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इनके पास है। जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को देंगे ना किसी को, आप मेरी बात को समझ रहे हो, जब इलेक्ट्रॉन्स किसी को देंगे तो इनके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तभी तो बच्चों अपन इसको प्लस आई बोल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन्स किसी को शेयर करेंगे तभी तो इनके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये आप यहाँ पे क्या होता है बेटा, धीरे धीरे आप सीक्वेंस को समझो कि कार्बन की जो प्लस आई पावर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी की बात कर रहा हूं मैं, कार्बन की प्लस आई पावर ज्यादा क्यों है सी माइनस की, एज कंपेयर टू एन माइनस, एज कंपेयर टू ओ माइनस, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बच्चों वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो जो प्लस आई की पावर है वो डिक्रीज करती है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है तो आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है, और उससे कम आपकी होती है कार्बन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी वजह जैसे ज्यादा होती जाएगी तो उस केस में सिंपल सा लॉजिक यही है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है, तो वो एटम अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को काफी टाइटली होल्ड करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेगा। लेकिन हम तो बच्चों पढ़ रहे हैं डोनेशन पावर, तो डोनेशन पावर उसकी ज्यादा होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगी। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? क्लियर? बेटा प्लस आई इफेक्ट का मतलब आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे आप मत जाओ ना। आप यहाँ पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं। भाई किसी भी ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज कब क्रिएट होता है, किसी भी स्पीसीज के पास पॉजिटिव चार्ज कब क्रिएट होता है, जब उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, और इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा हो, किसी को इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा हो, डोनेट कर रहा हो, तभी तो उसके पास बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? यस। तो यहाँ पे जो भी एनाइंस आपको दिख रहे हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और जो माइनस आई इफेक्ट बच्चों कौन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट कब करेगा, जब वो डेफिशिएंट होगा। तो डेफिशिएंट देखो बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, जितने भी पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज हैं वो आपके माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? तो ये लॉजिक यहाँ से इनके साथ क्लियर हो गया। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी तो उस केस में आपका जो प्लस आई पावर है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों COO माइनस, उसके बाद आपका थर्ड डिग्री। ठीक है, आपका जो सिंपल से एल्केन है, एल्केन मतलब ये थर्ड डिग्री, ये वाला कार्बन CH3 CH3 NCH3, ये सीक्वेंस। देन आपका सेकंड डिग्री 1 डिग्री, देन आपका यहाँ पे इथाइल वाला सेक्शन आएगा, देन आपका CT3 आपका ट्रिटियम आ जाएगा, ड्यूटेरियम, देन CH3 प्रोटियम एंड ट्रिटियम ड्यूटेरियम एंड आपका हाइड्रोजन। तो सबसे कम होती है आपकी हाइड्रोजन की। तो एक बार आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपल से बोलता हूँ, मेमोराइज आपको करना ही पड़ेगा। आप एक बार लिख के देखो, आप प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। बिल्कुल, यस। दैट मीन्स heavier the isotopes more will be the plus I effect।
तो जितना ज्यादा बच्चों हैवियर आइसोटॉप्स होगा उसकी प्लस आई पावर जो होगी उतनी ही अधिक होती है। बिल्कुल आपका जो ड्यूटेरियम है, ट्रीटियम है, प्रोटियम है, ट्रीटियम बेटा सबसे अधिक आपका मोर हैवियर होता है, उससे कम आपका ड्यूटेरियम, सबसे कम होता है आपका प्रोटियम। तो ये सीक्वेंस आपको देखो, ये तो आपको याद हो गया होगा यहाँ से लेके ये तीनों पार्ट। इस बस इसको ध्यान रखना है, COO माइनस को यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, बाकी थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री, वन डिग्री है ना। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे इथाइल आ जाएगा, फिर आपका ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और आपका यहाँ पे CH3, फिर लास्ट में आपके हाइड्रोजन के जो रिप्रेजेंटेशन आइसोटॉप्स है वो आपको डिफाइन कर देने हैं। बिल्कुल याद हो गया होगा अब तो। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं आपके माइनस आई इफेक्ट के ऊपर। तो माइनस आई का ऑर्डर क्या बनेगा? तो माइनस आई का बेटा मतलब क्या है कि भाई नेगेटिव चार्ज क्रिएट होना। तो नेगेटिव चार्ज कब क्रिएट होगा? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करने के लिए बच्चों उसके पास पहले पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो अगर हम बात करते हैं तो बच्चों वो आता है OF2। OF2 बिल्कुल, OF2 इसके पास बच्चों पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज बच्चों क्या है, स्टेबिलिटी शो करेगा, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज को पसंद करेगा। तो इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और बहुत तेजी से एक्सेप्ट करेगा। तो OF2 बेटा, OF2 की जो माइनस आई पावर है वो सबसे ज्यादा होती है। फिर OR2 आता है, फिर NF3 प्लस आता है, फिर NCl3 प्लस आता है, फिर यहाँ पे आता है NR3 प्लस, फिर आपका यहाँ से आता है NH3 प्लस। नेक्स्ट आपका यहाँ पे नाइट्रो, देन क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आपको मिलेगा आपका सल्फोनिक वाला पार्ट SO2R, एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आपका यहाँ पे आयोडीन। और आपको एक बात और ध्यान है इसके बाद बच्चों, आपका एल्कोक्साइड पार्ट, देन हाइड्रोक्सी पार्ट, देन एल्काइन, देन आपका बेंजीन वाला सेक्शन, देन आपका एल्कीन आएगा, लास्ट में बच्चों यहाँ पे आएगा आपका ये हाइड्रोजन। ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे सीक्वेंस है। तो इसको भी आपको एक दो बार लिख लेना है और इसी टेबल को निकाल के आपको लगा लेना है और इसको स्टडी करना है। इसको एक दो बार लिख के देखना है और डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। तो इसको मेमोराइज कर रहे हैं, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं इसके सामने, ये आपको करना ही पड़ेगा। चलो, तो प्लस आई और माइनस आई जो ग्रुप का सीक्वेंस है वो यहाँ पे आपको मैंने डिफाइन। क्वेश्चन लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की जाएगी? तो देखो बेटा, सबसे पहले फर्स्ट रूल फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस सो स्टेबिलिटी विल डिक्रीज, ठीक है। ऐसा कैसे? तो यहाँ पे आप देखो कार्बोकैटायंस की जिस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी, पहला पॉइंट। तो इसको हम बेटा कैसे निकालेंगे? ऑन दी बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैं एग्जांपल लेता हूं, समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 प्लस, फर्स्ट मॉलिक्यूल। सेकेंड मॉलिक्यूल लिखा मैंने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, और थर्ड मॉलिक्यूल लिखा बच्चों मैंने यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस कार्बोकैटाइंस की होगी? तो देखो कार्बोकैटाइंस की जो स्टेबिलिटी है वो बच्चों डिसाइड वैसे करी जाएगी कि भाई इस पॉजिटिव चार्ज को कहाँ पे लेके जाना है, जीरो पे। तो पॉजिटिव चार्ज बच्चों जीरो पे कब पहुंचेगा? जब इस पॉजिटिव को बेटा क्या हो, कोई इलेक्ट्रॉन्स देने वाला ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीजिंग ग्रुप लगा हो। तो उस पॉजिटिव को मुझे जीरो पे लेके आना तभी स्टेबल होगा। तो पॉजिटिव जीरो पे कब पहुंचेगा? जब उसको इलेक्ट्रॉन्स को दे दे। तो कोई स्पेशल इलेक्ट्रॉन्स को देने वाला होना चाहिए, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। लेकिन जब सिंपल आपको ये मॉलिक्यूल्स इस तरीके से दिया जाए तो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसके बेस पे स्टेबिलिटी डिसाइड कैसे की जाए कार्बोकैटायंस की। तो कुछ नहीं करना है, इनका हाइड्रेशन निकालो। तो पहले वाले केस में हाइड्रेशन क्या आएगा बताओ? इस केस में कार्बन के साथ क्या है, दो आपको सिग्मा बॉन्ड इधर मिलेंगे, हाइड्रोजन के साथ एक इधर मिल रहा है, तीन सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज। ये क्या होगा बेटा? ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा ना, ध्यान दो। अच्छा, इसका हाइड्रोजन क्या होगा? एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, ये sp हाइब्रिडाइज होगा। ये बच्चों सिर्फ s हाइब्रिडाइज होगा। तो आप मुझे बताओ कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हम डिसाइड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, और s परसेंटेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो s परसेंटेज की वैल्यू बच्चों कहाँ पे ज्यादा है, जल्दी से बताओ मेरे को। s परसेंटेज की वैल्यू कहाँ पे ज्यादा है? यहाँ पे ज्यादा हुई 100% आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल। उसके बाद आपका sp आएगा, उसके बाद आपका ये आएगा। तो s परसेंटेज की वैल्यू जहां ज्यादा कहाँ पे है, थर्ड के साथ ज्यादा है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बोकैटायंस की, तो उसकी स्टेबिलिटी बच्चों क्या हो जाएगी बताओ? उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सबसे अधिक स्टेबल कौन सा हुआ? फर्स्ट इज सबसे अधिक स्टेबल, देन कौन सा आएगा? थर्ड, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा? थर्ड। इस तरीके सीक्वेंस बनेगा। सबसे अधिक फर्स्ट स्टेबल क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ
क्योंकि उसको सबसे पहले मैंने क्या निकाला, उसका हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल से सोचो, उसका निकाला मैंने हाइब्रिडाइजेशन, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके बाद आपका सेकंड वाला sp हाइब्रिडाइज्ड है, थर्ड वाला आपका s हाइब्रिडाइज्ड है। तो s परसेंटेज की वैल्यू जहां पे ज्यादा हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बोकैटाइंस की, है ना, और हाइड्रेशन उसी एटम का निकलना जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो हाइड्रेशन बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज्यादा होगी वहां पे स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, बिल्कुल सी कार्बोकैटाइंस की। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि सबसे आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होगी, तो वो होगा आपका कौन सा मॉलिक्यूल, थर्ड। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम। तो सही आंसर बनेगा आपका ये। बिल्कुल सभी को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। यस। इसके बाद हम बात करते हैं रूल सेकंड। तो रूल सेकंड पे बच्चों बात करते हैं कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, अगर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है तो कैसे निकाला जाए। जैसे बच्चों ये फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा लिया, सेकेंड मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज, थर्ड मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से। आप चेक करो बच्चों, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, और सबका जो हाइड्रेशन होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 सिग्मा दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का कार्बन का कहीं चला गया है तो आपको क्या होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये भी क्या होगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बना लो हाइड्रोजन। इसके पास भी 1 2 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 सिग्मा मिल रहे हैं, तो ये इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब बच्चों हाइड्रेशन आपका सेम हो जाएगा तो उस केस में हम किसको फॉलो करेंगे, तो उस केस में आपको बिल्कुल सेम सीक्वेंस बच्चों फॉलो करना है कि आपका 3rd डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे अधिक कार्बोकैटायंस की, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये ऑर्डर। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों 3rd डिग्री आपका कौन सा, ये वाला कार्बन है, इसके पास देखो 3 आपके ग्रुप लगे हैं, जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है उसके अराउंड आपके 3 कार्बन लगे हैं, इसके पास 2 कार्बन, और इस कार्बन के पास तो सिर्फ एक ही कार्बन लगा हुआ है डायरेक्टली। तो इसमें यह बेटा जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, और जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देने वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो सबसे तेजी से पॉजिटिव जीरो पे कहां पहुंचेगा, सबसे तेजी से जो पॉजिटिव चार्ज है वो जीरो पे कहां पहुंचेगा, वो आपका पहुंचेगा किस मॉलिक्यूल के अंदर पहुंचेगा, तो वो बच्चों पहुंचेगा फर्स्ट मॉलिक्यूल में। क्यों, क्योंकि वहां पे 3 एल्काइल पार्ट लगे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को जब रिलीज करेंगे तो ये पॉजिटिव बहुत तेजी से जीरो पे जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक हो जाएगी। यहाँ पे 2 कार्बन एल्काइल ग्रुप लगे हैं, देन उसके बाद ये आएगा, सबसे लास्ट में आपका ये सेक्शन आएगा। तो इसमें स्टेबिलिटी सबसे अधिक किसकी हुई बेटा, 3rd डिग्री वाले की, 1 एंड सेकेंड एंड आपका 3rd। ठीक है, ये 2 आपको यहाँ पे बेसिक रूल ध्यान रखने हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल नंबर 3rd। ठीक है, तो रूल नंबर 3rd को भी हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अगर बच्चों मान के चलो कि जो रूल फर्स्ट हमने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, वो जो बताया मैंने रूल नंबर सेकंड, ठीक है, आपके डिग्री के ऊपर, अगर वो दोनों रूल्स आप पे अप्लाई नहीं होते हैं, वो दोनों रूल अगर आपके फेल हो जाते हैं, तो उस केस में आपको जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस को फॉलो करना होगा, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप बच्चों हम लोगों ने पढ़े हैं, प्लस आई ग्रुप का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हो, इधर डोनेट कर रहे हो, जो 23 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव बेटा फटाफट से जीरो पे आएगा। तभी क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। माइनस आई बच्चों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, तो खींचेंगे तो और पॉजिटिव बढ़ेगा, और अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। तो दैट्स व्हाई माइनस आई होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्लस आई होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो बाकी बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।